हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे, क्योंकि पेपर आपका जो यूपी पीसीएस है वो नज़दीक आ रहा है लगातार। तो तैयारियाँ ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों से बढ़ रही होंगी और अंदर से कहीं न कहीं धक धक की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो ऐसे ही होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी आपकी, ऑरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड, मतलब पृथ्वी के उत्पत्ति और विकास से संबंधित उसका डेवलपमेंट। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसमें सिद्धांतों को लेकर के हमने पिछले वीडियो में आपको बात करी थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो बिग बैंग सिद्धांत मैंने आपको बताया था, जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दिया गया था। और उस समय 1927 में ये जो सिद्धांत है वो दिया गया था। हम बात कर रहे हैं आज आपके जो जहाँ पर आप बैठे हैं उस धरा, उस धरती, उस स्थान, उस स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, जिस पर हम लोग चलते हैं। वर्तमान में हमारा घर भी उसी पर बना हुआ है। ये जो स्थल है, ये जो स्थान है, ये जो धरती है, जो स्थान है, ये मजबूती से कैसे विकसित हो गया, इसकी बात करेंगे हम आज आप लोग। तो बात यह है कि जब हम लोग बात करते हैं इसके विषय में, तो सबसे पहले होता क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं पृथ्वी को, मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों को संघनित या घनीभूत हो करके क्या है, उसमें लेयर्स का निर्माण हुआ। लेयर्स रूप में मैंने आपको एक सिद्धांत में बताया था कि उसमें लेयर्स के रूप में पृथ्वी बनी। और उसके बाद में होता क्या है, कहीं न कहीं हम वर्तमान की जो स्थिति होती है वो पृथ्वी की पाते हैं। दरअसल में बात यह है कि हम लोग जब पृथ्वी की वर्तमान स्थिति इस रूप में, एक पिंड के रूप में, एक धरती धरातल के रूप में कैसे पाते हैं, इस नियम में, मतलब इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे, हमने लिखा है स्थल मंडल का जो आपका विकास है। और इस स्थल मंडल के विकास में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो इसको आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन का होना पाया जाता है या जीवन संभव है। ज्ञात ग्रहों में हम बात कर रहे हैं, आपके जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें से अभी तक कहीं पर जीवन की कल्पना नहीं की गई है। लेकिन हुआ क्या है, पृथ्वी उन सभी में से एक ऐसा ग्रह है, संपूर्ण ज्ञात ग्रहों में कौन, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, ज्ञात ग्रहों में क्या है, संपूर्ण ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है, ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जहां पर जीवन की संभावना है। क्या है, यहां पर जीवन की संभावना है। एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्त। मैं बात कर रहा हूं आपसे संपूर्ण पृथ्वी की। तो संपूर्ण पृथ्वी में बहुत सारे लेयर्स होंगे, उसमें चट्टाने भी पाई जाती हैं, पर्वत, पहाड़, ये सब भी पाया जाता है। तो इनके विषय में जो हम देखने को मिल रहे हैं, हमें ऊंचे ऊंचे मैदान, मतलब लंबे लंबे मैदान, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी इलाका, कहीं कहीं तो घाटियां भी मिलती हैं, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। भारतीय क्षेत्र में ही आप लोगों को बहुत प्रकार के विशाल, मतलब अनन्य प्रकार की वो जो वनस्पति है, घाटियां हैं, पर्वत, मैदान, पहाड़, पठार, ये सब मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष में ही कहीं न कहीं इतनी विविधता पाई जाती है। और ऐसे ही विविधता से हम लोग, मतलब कहीं न कहीं एक एक क्रम में बसे हुए हैं। कहीं पर छोटी कम विविधता है तो कहीं पर ज्यादा विविधता है।
बात यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके विकास के क्रम में जब हमारी पृथ्वी विकसित हो रही थी, विकसित अवस्था में थी, तो उस समय इसको कहीं न कहीं ऐसा मतलब जीवन की संभावना जैसा इसको एक संभावना क्षेत्र मिला या गोल्डीलॉक्स जोन मिला, इसलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह हम लोग कह सकते हैं और पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह हम मान सकते हैं। पृथ्वी को, इसलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह, अद्वितीय ग्रह मतलब हम लोग यहाँ पर अद्वितीय ग्रह इसलिए कह सकते हैं, रहते हैं यहाँ पर इसलिए कहते हैं। तो हमारे लिए पृथ्वी क्या है, अद्वितीय ग्रह के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की जीवन की संभावनाएं हैं। पृथ्वी पर मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, पृथ्वी देखिए क्या है, इस चीज को, इस फिगर को आप लोग समझ लीजिए, ठीक से समझिएगा। दरअसल में यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका वायुमंडल, ये है आपका, इधर रख लीजिए आप लोग जलमंडल, जलमंडल। एक जगह पर आप लोग लिख लीजिए स्थल मंडल। ये फिगर आपको जैव मंडल समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये जो आपका है, ये वाला पार्ट जो तीनों के हिस्से में आ रहा है, इतना वाला भाग, तो ये वाला आपका जो भाग है, ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। इस प्रकार से आपको समझ जाना चाहिए कि जो हमारा जल मंडल, स्थल मंडल और आपका वायुमंडल, तीनों मंडल मिलाकर के हमारे किसका निर्माण कर रहे हैं। जहां पर तीनों मंडल मिल जा रहे हैं वहां पर हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसको कहते हैं जैव मंडल। तो ये है हमारा क्या, जैव मंडल, इसको हम कहते हैं जैव मंडल, जो कि तीनों से मिलकर के बन रहा है। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडलों को मिलाकर के आपका बन रहा है। ठीक है, क्या हुआ, हमारी जो जैव मंडल की संकल्पना है वो तीनों मंडलों से मिलकर के बन रही है। तो इसी बात को हमें लिखना है। आपने समझ लिया ना अच्छे से, इसको चित्र को बना भी लीजिएगा, क्योंकि ये चित्र कहीं न कहीं आसान करता है आपकी मतलब याद करने की क्षमता को। दरअसल में बात ये हुई, हमारे यहाँ पर है क्या, हमारे जैव मंडल में मतलब हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से मंडल मैंने आपको बताए। हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से, जल मंडल बताया मैंने आपको, स्थल मंडल मैंने आपको बताया, स्थल मंडल भी दो प्रकार का होता है, आगे मैं बताऊंगा अभी। स्थल मंडल मैंने बताया आपको, जल मंडल बताया, और आपको बताया है मैंने वायुमंडल। इन तीनों मंडलों की जो हम संकल्पना करते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल की, इन तीनों मंडलों के आपसी सहयोग से ही, क्या, आपसी संयोग से या आपसी सहयोग से, इन तीनों मंडलों के आपसी संयोग से ही, तो तीनों मंडलों के आपसी संयोग से ही जैव मंडल का विकास हुआ है ना, विकास हुआ है। और इसी से जो आपका आपसी सहयोग है,
आपसी सहयोग के कारण ही क्या है, क्या है, आपसी सहयोग के कारण ही क्या है, यहां पर जीवन की संभावना संकल्पना संभावित है। पृथ्वी पर जीवन जो है आपका संभावित है, सॉरी माफ कीजिए, संभावित है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो जीवन की संभावना है, जीवन की कल्पना है, कहीं न कहीं जलमंडल और वायुमंडल और आपका स्थल मंडल, तीनों मंडलों को मिलाकर के की जा रही है। तो आपका इसी के कारण, इसी से निर्मित हो रहा है आपका जैव मंडल, जहां पर हम सब भी इसी में रहते हैं, इस जैव मंडल के अंतर्गत। कहीं न कहीं इसका जो विकास होता है तीनों को लेकर के होता है। और ये आपस में जो तीनों हुआ करते हैं आपके जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर प्रभावित नहीं करते होते, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, देखिए आप लोग जानिए। अगर आप लोगों को कहीं न कहीं शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, तो आप लोग प्रभावित नहीं होंगे, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आप लोग जिंदा नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। स्वच्छ हवा जब तक चल रही है, कहते हैं ना स्वच्छ हवा मतलब शरीर की दवा है ना। तो जब तक स्वच्छ हवा चल रही है, जब तक स्वच्छ हवा आप ले रहे हैं, स्वच्छ पानी पी रहे हैं, कहते हैं ना जल ही जीवन है। तो जब तक जल है तब तक कल है, जल ही जीवन है। तो कहते हैं ना ये सब कहावतें क्यों हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग इनके बिना जीवन की अपनी नैया को पार नहीं लगा सकते। इसीलिए कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर इन तीनों को प्रभाव होता है। अगर यहाँ पर पृथ्वी पर हम दूसरी गैसों की जो संभावनाएं हैं उनको ज्यादा बढ़ा दें तो हमारा वायुमंडल खराब हो जाए। कहीं न कहीं हम पृथ्वी पर क्या करें, पॉलीथीन का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हमारी जो धरा है, पृथ्वी है, उसकी उर्वरता कम हो रही है। लगातार एक ही फसल हम लोग उगा देते हैं तो क्या होती है, उसकी फसल की उर्वरता खराब हो जाती है, मिट्टी कहीं न कहीं कम उपजाऊ हो जाती है लगातार। और समुद्रों में क्या होता है, लगातार कचरे को फेंक रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सब क्या है, प्रभाव है। इन सब प्रभावों को हमें इसके अंतर्गत रख करके आपको जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में रख करके देखना पड़ेगा। समझ गए ना। इसलिए ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, आपको पता है। ठीक है, मैंने बताया आपको संपूर्ण ज्ञात ग्रहों में एक ही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना कल्पना की जा सकती है, यहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन अच्छा है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह इसीलिए कहा जा सकता है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी कहते हैं ना धरती माता। तो वही है, हमारे यहाँ पर क्या है, पाए जाने वाले जलमंडल, स्थलमंडल, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलमंडल, स्थलमंडल और आपका वायुमंडल, इन तीनों मंडलों से हमारा एक मंडल बनता है। इन तीनों के सहयोग से एक जैव मंडल विकसित होता है। इसी जैव मंडल में हम लोग भी रहते हैं। आप इन तीनों के आपसी सहयोग के कारण ही हमारा जीवन संभव है। नहीं तो अगर इन तीनों का जो आपसी सहयोग हो, एक अनुपात बनता है, वो अगर ना हो तो क्या होगा, कहीं न कहीं हम सब लोग प्रभावित होकर के ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, तीनों में आपस में सहयोग की या सहयोग बना करके रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं न कहीं हम लोग जब देखते हैं कि ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं मैंने आपको बता भी दिया है, यहीं पर बताया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वायुमंडल को खतरा पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं स्थलमंडल प्रभावित होगा, और कहीं न कहीं अगर आप जल में कूड़ा कचरा डालेंगे, समुद्रों में डालेंगे, तो कहीं कहीं तब भी स्थल आपका प्रभावित हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर जल को प्रभावित करोगे आप लोग तो स्थल भी प्रभावित होता है, तो ये भी एक दूसरे को प्रभावित करता है, मतलब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है तीनों ही। ठीक है, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे स्थल हो, तो सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, निर्भर है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कहीं न कहीं हमें किसी चीज को, किसी को भी, एक को भी नष्ट नहीं कर देना है, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे स्थल हो। अब होता क्या है, ये तीनों होते क्या हैं, देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिस पर आप लोग रह रहे हैं, जिस पर आप लोग अपने गाय भैंस पाल रहे हैं, जहाँ पर आप लोग मैदानों में गाय भैंस चराने जाते हैं, जहाँ पर पेड़ बैठे हैं, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं, जहाँ पर आपकी चारपाई बैठे हैं, जहाँ पर बैठ करके, खड़े होकर के, बाइक पर सवारी करके, कहीं भी होकर के आप देख रहे हैं ना, आपके नीचे जो धरा है, धरती है, वही आपका स्थल है। ठीक है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, सैलों से, देखिए सैलों से निर्मित क्या है, सैलों से निर्मित पृथ्वी का भाग जो है, किसके द्वारा, सैलों से निर्मित जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का भाग क्या कहलाएगा, आपका स्थल मंडल। कारण ये है कि स्थल मंडल में क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर स्थल मंडल, तो ये है आपका स्थल मंडल, इसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, क्योंकि ये अपर लेयर ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी की सतह का भाग है, सतह मतलब ऊपरी भाग ही होता है, तो ये क्या है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, या सैलों से निर्मित। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी सैलें किस किस प्रकार की जो चट्टाने हैं वो भी पाई जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो आपका जो आपका पृथ्वी पर पाया जाता है जल वाला भाग, उसको क्या हम कहते हैं, उसको कहते हैं जलमंडल। क्या कहते हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर क्या कहते हैं इसको, जल वाले भाग को, जल वाले भाग को, या क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं आपका। तो ये हो गया आपका जलमंडल। और कहीं न कहीं ये जो जलमंडल है आपका, तो इसमें क्या है, इसमें भी दो प्रकार का होता है, जल के अंदर भी स्थल होता है, आपको पता होगा, कहीं न कहीं जैसे द्वीप बन जाता है, चट्टाने पाई जाते हैं आपकी, और आपका क्या बनता है, प्रवाल बन जाते हैं जलमंडल के अंदर, समुद्र के अंदर। आपने, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो आपका क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, पृथ्वी पर जल वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और आपका जो सैलों से निर्मित भाग है उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को क्या है, गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो आपका आवरण पाया जा रहा है गैसों का, विभिन्न गैसों का आवरण पाया जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर, वायुमंडल आपको स्थल से आप जब देख पा रहे हो, जहां पर आप सांस ले रहे हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर कहीं न कहीं पाया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो आपका क्या हो गया, स्थल मंडल, जल मंडल और आपका वायुमंडल हो गया। मैंने आपको बताया था इन तीनों को मिला करके किसका निर्माण होता है, जैव मंडल का। तो इन तीनों को मिला करके जैव मंडल का निर्माण जो है होता है।
और यहीं पर जैव मंडल में हम सभी लोग रहते हैं, ठीक है, या हम सभी जीव रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? जैव मंडल में। नहीं तो जैव मंडल के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यहीं पर हमारा जीवन निर्भर है। किस पर? जैव मंडल पर ही हमारा जीवन निर्भर है। जीवन भी निर्भर है किस पर? जैव मंडल पर। ठीक है, तो इतना आप लोग जान लीजिए। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोगों को ये तीनों मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल समझ में आ गया। उसके बाद में जैव मंडल समझ में आ गया अच्छे से। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये तीनों चीजें आपके अंदर बस जानी चाहिए। देखिए जैव मंडल क्या है? जैव मंडल उन तीनों मंडलों का क्या है? एक संयोग है या संयोग है। देखिए बात यह है, जो ऊपरी वाला पृथ्वी का अपर लेयर वाला भाग है, मैं थोड़ा सा आपको बना दूं। मान लीजिए ये वाला पार्ट है अपर वाला लेयर, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट है आपका सेल निर्मित। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? स्थल निर्मित, स्थल मंडल। आगे चल करके आपका कहीं न कहीं ये समुद्र पाया जा रहा है। ये क्या है? दिस इज द वाटर। और ये क्या है? समुद्र पाया जा रहा है। तो ये समुद्र वाला जो भाग है आपका, ये हो गया आपका, मान लिया कहीं न कहीं जल मंडल। ये हो गया दोस्त जल मंडल। और आपका जो पृथ्वी के ऊपर ये बिंदी बिंदी सी पाई जा रही, ये हवाएं पाई जा रही हैं, जिन हवाओं में आप सांसें ले रहे हैं, इन हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आपका वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई ना? इन्हीं को मिला करके जिन कंबाइंड फॉर्म में एक बिंदु ऐसा बनाया था मैंने अभी एक छोटे से फिगर में। तो उस फिगर में कैसे मैंने बताया था आपको, ऐसे करके जब ये वाला पॉइंट हुआ करता था, आप जब लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बिंदु हुआ करता था जिसमें तीनों का मिला करके आते हैं, तो ये होता है आपका जैव मंडल। ठीक है दोस्त, तो ये है आपका जैव मंडल। इन तीनों को मिला करके बन रहा है कहीं ना कहीं, मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप लोग देख लिए ना अच्छे से। मैंने आपको बताया सैलों से निर्मित जो भाग है वो स्थल मंडल है, और जो जल से निर्मित भाग है पृथ्वी का, वहां हम उसको जल मंडल कहते हैं। और आपका जो पृथ्वी पर वायु का घेरा पाया जाता है, गैसीय आवरण पाया जाता है, उसको हम कहीं न कहीं वायुमंडल कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर के एक ऐसा मंडल बनता है जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। इसी जैव मंडल में हम सभी लोग रहते हैं, यहीं पर हमारे जीवन की संभावना है। और हमने आपको चित्र में भी बता दिया कि कैसे कहां पर क्या क्या है। ठीक है, स्थल मंडल, जैव मंडल और क्या बता दिया मैंने? वायुमंडल भी बता दिया। अब आप लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करते हैं स्थल मंडल की। ठीक, इन तीनों के उत्पत्ति की हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए हम ओरिजिन ऑफ अर्थ लिख दिए थे। अब हम बात करने वाले हैं आपके स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल का विकास मैंने आपको बताया, जो पृथ्वी का अपर वाला लेयर है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा कि वो क्या है? स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल का इसी वाली अपर वाला जो लेयर है, अपर लेयर का विकास जो होता है, स्थल मंडल का विकास हमारा कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमको ये जानकारी लेना है। तो स्थल मंडल का विकास कैसे होगा, अब हम इसको जानते हैं। बात ये होती है, जब पृथ्वी को मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी कई टुकड़ों में क्या हो रही थी? घूम रही थी। उसके बाद में संघनन हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आपस में पत्थरों का मतलब जो
हुआ करता था, जो भी मलबा हुआ करता था कणों का, गैसी झुकाव का, उसके बाद में छोटे छोटे पिंड बने आकाशीय, उन आकाशीय पिंडों में कहीं न कहीं क्या होता है, संकुचन होता है, आपस में टकराव होता है, घर्षण होता है। उस घर्षण और टकराव के द्वारा कहीं न कहीं ऊष्मा निकलती है ना। अब आप कभी कभी देखते होंगे दो पत्थर रात में रगड़ते होंगे कभी कभी, एग्जाम्पल है दोस्त, मतलब जिंदगी से उदाहरण लेकर के समझा रहा हूँ। अगर आप कभी कभी रात में दो पत्थर लेकर के ऐसे करोगे, दोनों को आपस में टकराओगे, तो क्या होगा, चिंगारी उठती है ना। मानव ने आग की खोज कैसे करी थी, वो ऐसे ही वो गाय को मारने के लिए जा रहा था और रात में दरअसल में उसमें पत्थरों के आपस में टकराने से आग लग गई जंगल में, तो फिर क्या हुआ, वैसे ही आग की खोज हो गई। तो उस वाले एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जब पृथ्वी आपस में आपसी रेस में लगी हुई थी तो उसके बहुत सारे पिंड हुआ करते थे। उन बहुत सारे पिंडों में से होता क्या है, आपस में घर्षण होता है। जब दो पिंड आपस में टकराए तो उन दोनों में क्या हुआ, गर्मी पैदा हुई, उसको हम लोग कह रहे हैं घर्षण पैदा हुआ। जब दो चीजों को आपस में घिसते हो ना, अरे बिल्कुल छोड़ दो, जो अब ठंडी आ गई ना, दो हाथों को आपस में जब घिसते हो बड़ी देर तक, जो काफी देर तक जब घिसते रहते हो तो दोनों हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, उसमें उष्मा पैदा हो जाती है ना। तो वही वाली उष्मा इसी घर्षण के द्वारा उष्मा पैदा हो रही है, इसी के द्वारा कहीं ना कहीं क्या होगा, आगे चल करके पृथ्वी के अंदर जो है गर्मी होती है, क्या आएगा, गर्मी इकट्ठा हो जाएगी। होता क्या है, पृथ्वी की, मैं आपसे बात कर रहा था पृथ्वी के उत्पत्ति के विकास क्रम में, आप लोग लिखेंगे उत्पत्ति के विकास क्रम में क्या होता है, विकास क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में होता क्या है, दरअसल में बात यह हुई कि पृथ्वी जैसे जैसे विकसित हो रही थी उसमें बहुत सारा धूल कण गैसी, आपको मैंने बताया था गैसी पिंड हुआ करते थे। जब गुरुत्वाकर्षण बल, जब गुरुत्व बल आकाशीय पिंडों पर लगा, क्या हुआ, जब गुरुत्व बल, कुछ पिंड हुआ करते थे, उन पिंडों पर जब गुरुत्व बल आपका लगता है, गुरुत्व बल के कारण जो आकाशीय पिंड हुआ करते थे ना, एक स्थान पर एकत्रित हो रहे थे, तब की बात है, एक स्थान पर एकत्रित हो रहे थे, स्थान पर एकत्रित हो रहे थे, तो घर्षण के कारण क्या होता है, उनमें क्या होता है, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई तब क्या होता है, जैसे इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी ऊष्मा के प्रभाव से ये जो क्या होते हैं आपस में कहीं ना कहीं, जब दो चीजों में गर्मी पैदा हुई ना, तो ये जो पिंड थे ना वो आपस में पिघलने लगे। इन पिंडों के आपस में पिघलने के कारण, इसी ऊष्मा के कारण क्या हुआ, इसी ऊष्मा के कारण कारण आपस में जो पिंड हुआ करते थे, पिंड पिघलने लगे, पिघलने लगे, ठीक है। ये पिंड आपस में पिघलने लगे और
और ये प्रक्रिया जो आपकी थी, तथा ये प्रक्रिया जो हुआ करती थी, ये प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की जब तक उत्पत्ति नहीं हो जा रही है तब तक उत्पत्ति, और उसके बाद तक, कुछ समय बाद तक चलती रही। कुछ समय बाद तक चलती रही। देखिए ये जो प्रक्रिया हुई थी, आपस में पिंड जो है पिघलने लगे। जैसे ही उष्मा, जब मैंने आपको बताया कि उष्मा कैसे उत्पन्न हुई, उस उष्मा के द्वारा क्या हुआ, पिंड जो है आपसी पिंड वो हुआ करते थे, वो पिघलने लगे। और जैसे ही उष्मा में, इसकी उत्पत्ति में पिंड पिघले और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद में कुछ समय बाद तक ये प्रक्रिया चालू रही, जिससे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जब ये प्रक्रिया जारी रही, लगातार चलती रही, और इसी के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में, कहते हैं कि बची रही, आंशिक रूप में द्रव अवस्था में रह गई। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके जो ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, स्थल मंडल ही कहते हैं। क्या होता है, उसके कुछ समय बाद तक चलती रही। अब क्या होता है, पृथ्वी जो है आपकी धीरे धीरे कहीं न कहीं मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचती है। तो क्या होता है, इसी प्रक्रिया के कारण, इसी प्रक्रिया के कारण जो पृथ्वी है ना आपकी, पृथ्वी जो है वो आंशिक रूप से कैसी बनी रह गई, आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, अवस्था में रह गई, जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं ना, है ना, वो यही है, रह गई। क्या हुआ, जब ये पृथ्वी आंशिक रूप में द्रव अवस्था में रह गई, जिससे क्या हुआ, हल्के एवं भारी तत्वों में, हल्के एवं क्या हुआ, भारी पदार्थों में अंतर आ गया, पदार्थों में अंतर आ गया। अब कैसे अंतर आया, देखिए बात यह है, जब पृथ्वी पर लगातार द्रव अवस्था में, कुछ उसका जो मतलब पार्ट था वो द्रव अवस्था में रह गया, वो द्रव अवस्था से कहीं न कहीं ऊपर नीचे पृथ्वी के अंदर, कहते हैं ना, आज भी क्या हो रहा है, अंदर जो है आग चल रही है। अगर आग ना जलती, अगर इतनी गर्मी ना होती पृथ्वी के अंदर, 4500 मतलब डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर नहीं होता पृथ्वी का, तो कहीं न कहीं जो मेल्टिंग अवस्था वहां से आती है, जो आप लोग देख पाते हैं कभी कभी ज्वालामुखियों के द्वारा, जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां पर क्या होता है, द्रव द्रव लावा निकलता है ना, कभी कभी मैग्मा बनता है, जो बाद में वो लावा द्रव अवस्था में निकलता है कभी कभी। तो ये सब गर्मी, पृथ्वी के गर्मी के अंदर है, गर्मी के कारण है, ये सब आपको दिखाई देता है लावा। तो हमने बताया आपको पदार्थों में क्या होता है, कभी कभी अंतर पाया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास के क्रम में जब गुरुत्व बल आपस में क्या हो रहा था, गुरुत्व बल के कारण क्या हुआ, एक स्थान पर एकत्रित हो रहे थे, जब ये आकाशीय पिंड जब एकत्रित हो रहे थे, तो क्या होता है, इसमें क्या हुई, घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न हुई, और इसी के कारण आपस में जो पिंड थे पिघलने लगे। जो पिंड आपस में पिघलने लगे, पिंडों के पिघलने की प्रक्रिया हुई,
तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जो प्रक्रिया चल रही थी आपकी पृथ्वी के उत्पत्ति के समय और उसके कुछ बाद तक भी जारी रही। इसी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से क्या हो गई, अंदर भी बाद में भी जब ये प्रक्रिया चलती रही तो आंशिक रूप से पृथ्वी क्या है, द्रवीभूत अवस्था में है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर कहते हैं ना। वो एस्थेनोस्फीयर वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही बना था आपका। इसमें होता क्या है, जब भारी पदार्थ और हल्के पदार्थों में अंतर हुआ तो हम इसको कहते हैं विभेदन की जो प्रक्रिया है वो कैसे हुई। जो विभेदन की प्रक्रिया क्या हुआ, विभेदन की प्रक्रिया में होता क्या है, जब हल्के पदार्थ होंगे तो ऊपर आ जाएगा। देखिए जब आप पानी में क्या करते हैं, जब आप कागज को तैराते हैं तो वो कागज या पॉलीथीन को डालते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर तैरता रहता है, लेकिन अगर आप सिक्के को डालेंगे तो क्या होगा, पानी के नीचे चला जाता है, आराम से चले जाता है। या किसी लोहे के टुकड़े को डालेंगे तो क्या होगा, आराम से पानी के नीचे चला जाता है और सतह में, उसकी सतह में क्या होता है, ठहर जाता है। बात यही होती है कि जब हल्के और भारी पदार्थों में अंतर पाया गया तो कौन कौन से पदार्थ हुआ करते थे, जैसे ये दो प्रकार के पदार्थ हुआ करते थे। ये एक तो भारी पदार्थ हुआ करते थे और कुछ हल्के पदार्थ हुआ करते थे। इन भारी पदार्थों में आपका जैसे कि लोहा हो गया, और क्या हो गया, लोहा और निकिल। लोहा और निकिल हो गया। और जो हल्के पदार्थ हुए थे आपके, इसमें इसमें एल्यूमिनियम और आपका सिलिका रह गया। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ थे, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये जो पदार्थ हैं आपके, सिलिका और लोहा और निकिल और सिलिका और एल्यूमिनियम, ये जो पदार्थ हुए हल्के पदार्थों में और भारी पदार्थों में जो है पृथ्वी के दो सतहों में बट गए, विभेदन की प्रक्रिया हुई। अब अंत में क्या होता है, बहुत समय के बाद में क्या होता है, कालांतर में ये जो प्रक्रिया हो रही थी ना, कालांतर में ये जो पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ होता क्या है, बहुत समय के बाद में ये जो ठोस पदार्थ आपका हुआ करता था वो कैसा बन गया, इन भारी और हल्के पदार्थों में। यहाँ पर ठोस पदार्थ ना लिखे तो भारी और हल्के पदार्थ लिखिए। ये भारी और हल्के पदार्थ क्या होते हैं, इनमें शीतलन होता है। शीतलन प्रक्रिया कैसे होगी, शीतलन होता है। जब इनमें शीतलन हो गया तो क्या होता है, जैसे शीतलन होता है इसमें क्या होता है, जैसे ठोस वाला जो भाग हुआ करता था, तो देखिए जो हल्का पदार्थ होगा तो कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगा। तो जो ठोस और भारी दोनों, मतलब हल्के और भारी, क्या हुआ इनमें, हल्के शीतलन होने के बाद में क्या होता है, ये ठोस पदार्थ में बनकर के तैयार हो जाता है। ठोस पदार्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो गया। जब ये ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो गया तो क्या होगा, आगे चल करके जैसे ये ठोस पदार्थ में परिवर्तित होगा तो एक लेयर सी बन जाएगी, इसमें चट्टानों का विकास होगा। इसमें कहीं ना कहीं मतलब जैसे आप हल्के पदार्थ को और भारी पदार्थ को दोनों को आपस में गुथेंगे तो क्या बनेगा, ठोस पदार्थ जब बन गया तो इसी से क्या हुआ है, आपकी पृथ्वी का निर्माण हो गया है। और इसी से क्या हुआ, जब ये ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो गया, इस प्रकार आपकी जो पृथ्वी की अपर लेयर है, इस प्रकार पृथ्वी की भूपर्पटी का जो है निर्माण होता है। भूपर्पटी का निर्माण हुआ।
क्या हुआ, इस प्रकार जो है भूपर्पटी, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, जो अपर लेयर है, जिसको हम स्थनोस मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, उसका जो है यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब होता क्या है, यही जो प्रक्रिया उष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, तो वही प्रक्रिया होती है चंद्रमा के क्रम में। जब चंद्रमा में ये संघात, भारी संघात हो रहा था, तो उसी टाइम पीरियड में क्या था, जो पृथ्वी हुई, इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं आपसे खिंचाव हुआ होगा। जब आपसे खिंचाव हुआ होगा तो पृथ्वी में जो ज्वारी बल लग रहा होगा, चंद्रमा का जो ज्वारी बल लगा होगा, तो ये जो है आपस में खींचतान इनमें बची होगी। जब आपस में खींचतान हुई तो क्या हुआ, पृथ्वी में क्रस्ट का निर्माण होता है। क्रस्ट का निर्माण तो पहले से हो चुका है आपके यहाँ पर, और मेंटल और कोर का निर्माण होगा उसके बाद में। क्या होगा यहाँ पर, हम आपको समझाएं तो इस विभेदन की प्रक्रिया में हल्के तत्व जो हुआ करते थे और भारी तत्व हुए अलग अलग हो गए। इन हल्के और भारी तत्वों में होता क्या है, बहुत समय के बाद में ये हल्के और भारी तत्वों में शीतलन हुआ, धीरे धीरे आपस में गुथ करके क्या बन गए, ठोस में परिवर्तित हो गए। और इस ठोस पदार्थ के द्वारा ही पृथ्वी की जो अपर लेयर है, सतह है, जो पृथ्वी का भूपर्पटी है, भूभाग है, इसका जो है निर्माण हो जाता है। चंद्रमा की जैसे ही उत्पत्ति होती है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति आपकी कैसे हुई होगी, कहीं न कहीं जो भारी संघात हुआ होगा, कहीं न कहीं भारी पृथ्वी में कुछ ऐसी प्रक्रिया तो जरूर रही होगी जिसके द्वारा चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान होता क्या है, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, की उत्पत्ति के दौरान भारी संघात, संघात शब्द शायद आपको समझ में ना रहा हो, भारी आघात, जैसे कि पृथ्वी का कोई बड़ा सा भाग टूट करके जा रहा हो, तो आपको जैसे भारी संघात, इसको छोड़िए, जब कोई आपका रिलेशन का गहरा खास अपना जो जब छोड़ करके दूर जाता है ना, या कुछ लोग निकल जाते हैं ना ऊपर, तो वहां पर क्या होता है, आपको भारी संघात होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी का एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके अलग चला गया था, तो पृथ्वी को भी भारी संघात हुआ था। जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी को भी भारी संघात हुआ था। जब आपके भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना था, तो भारत को भारी संघात हुआ था। समझ गए ना, इन चीजों को आपको जोड़ करके देखना है कि भारी संघात क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। अब होता क्या है, इस भारी संघात के कारण क्या होता है, भारी संघात के कारण पृथ्वी का जो तापमान होता है, पृथ्वी का ताप पुनः बढ़ता है, तथा क्या होता है, ऊष्मा की जो उत्पत्ति होती है, क्या हुआ, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। दरअसल में बात यह थी कि जब ताप बढ़ा, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई पुनः, तो होता क्या है, जब और ज्यादा ऊष्मा बनी यहाँ पर, तो पृथ्वी में एक बार फिर से क्या हो गया, पृथ्वी में एक बार फिर से विभेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ऊष्मा उत्पन्न हुई और विभेदन हुआ, और विभेदन की प्रक्रिया जो है आपकी फिर से स्टार्ट हुई। अब क्या होगी, जब यहां से विभेदन हुआ, तब आपका बनता है, अब क्या हुआ, विभेदन के क्रम में इस विभेदन से किस
किसका निर्माण होगा? भूपर्पटी, मेंटल बनेगा आपका, उसके बाद में मेंटल बन गया, पागल वाला नहीं मेंटल, ये पृथ्वी में है एक परत, मेंटल बना, फिर आपका जो कोर है, ये तीनों बनते हैं। क्या हुआ इसमें, जब चंद्रमा का निर्माण हुआ तो पृथ्वी को भारी आघात लगा, उस भारी संघात के कारण पृथ्वी की जो भूपर्पटी, मेंटल और कोर, क्योंकि इसमें भी उष्मा का निर्माण हुआ था, कहीं न कहीं वो जो उसका जो पिघला हुआ रूप होगा उसमें अलग हुआ होगा, तो उसके द्वारा भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा क्षति हुई होगी, और भूपर्पटी के कारण क्या हुआ, फिर मेंटल, कोर, इन तीनों सतहों का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? पृथ्वी की तीनों सतहों की का निर्माण हो जाता है। और जो ये वाली भूपर्पटी हुई, क्या हुआ, अतः पृथ्वी के ऊपरी जो भूपर्पटी वाली भाग है, ऊपरी सतह को क्या नाम दिया जाता है? स्थल मंडल नाम दिया जाता है। स्थल मंडल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्थल मंडल का विकास हो गया। तो स्थल मंडल का विकास मैंने आपको बता दिया कि कैसे हुआ और ये कितना जरूरी था। धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कि स्थल मंडल का विकास हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को स्थल मंडल कहते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे आपसे कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान क्या हुआ था, एक भारी संघात हुआ, और उसके द्वारा इसी के कारण पृथ्वी पर उष्मा की जो उत्पत्ति होती है, पुनः उष्मा की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद में क्या हुआ, उसमें विभेदन हुआ। विभेदन के क्रम में भूपर्पटी बनती है, मेंटल बनता है, कोर बनते हैं, ये तीनों आपके बने। और जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं आपका कोर, सॉरी क्रस्ट या भूपर्पटी। तो इस ऊपरी वाले हिस्से, क्रस्ट वाले भाग को क्या हम नाम देते हैं? स्थल मंडल की संज्ञा देते हैं, और इसे आप लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। इसका जो निर्माण है, स्थल मंडल का निर्माण, दोस्तों जब स्थल मंडल का निर्माण है, ये बना कैसे है? इसका जो निर्माण है आपका, वो आपका बना है भूपर्पटी, जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी या भूपर्पटी प्लस, कुछ आवाज ज्यादा ही आ रही है, क्या होता है, ये जो स्थल मंडल है आपका, वो किस किस से निर्मित है? आपकी जो भूपर्पटी है, जिसको हम कह देते हैं क्रस्ट वाला भाग है, इस क्रस्ट को मिला करके, तथा जो ऊपरी मेंटल हुआ करता है, मैं आपको पृथ्वी के आगे बताऊंगा कि ऊपरी जो मेंटल वाला हिस्सा है, ऊपरी मेंटल, इन दोनों को मिला करके जो आपका स्थलमंडल है वो बनता है। और यहाँ पर जो पाए जाते हैं, यहाँ पर आपके जो स्थलमंडल है, यहाँ पर आपका इस जो स्थलमंडल है, यहाँ पर इस स्थलमंडल पर इस आपके स्थल मंडल पर क्या क्या पाया जाता है? महाद्वीप तथा इसी पर महासागर पाए जाते हैं। क्या होता है, यहीं पर क्या क्या पाया जाता है? आपके महाद्वीप भी पाए जाते हैं, आपके महासागर भी कहां पर पाए जाते हैं? आपके स्थल मंडल पर।
तो स्थल मंडल पर आपके महाद्वीप और महासागर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा विशाल भूखंड है जिस पर बहुत सा मतलब क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। आप अगर समुद्र का मापेंगे या स्थल मंडल का देखेंगे, तो मैंने आपको कुछ स्थल मंडल का मतलब क्षेत्रफल बताया भी है। तो ये एक विशाल मतलब एक तरह से बहुत भारी क्या है, एक तरह से भूखंड है, पृथ्वी का एक भाग है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों चीजें पाई जाती है, चाहे महाद्वीप हो आपका और चाहे आपका महासागर हो। जो आपका स्थल मंडल है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। इस स्थल मंडल को दो भागों में इसलिए डिवाइड करते हैं आपका, एक तो हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर महासागर और महाद्वीप दोनों पाए जाते हैं, तो एक महासागरीय आपका स्थल मंडल है, ठीक है, और एक आपका है महाद्वीपीय स्थल मंडल, महाद्वीपीय स्थल मंडल। तो आपका महासागरीय स्थल मंडल हो गया और महाद्वीपीय स्थल मंडल हो गया, क्योंकि इन दोनों के विकास के क्रम में कहीं न कहीं महासागर और महाद्वीप दोनों का हाथ है। इसी से मिलकर के हमारा, दोनों से मिलकर के बना है हमारा आपका जो स्थल मंडल है, यह संपूर्ण स्थल मंडल बना है। इसी पर हमारे जीवन की कल्पनाएं की जा रही हैं। तो आपका जो महासागरीय स्थल मंडल है और आपका क्या है महाद्वीपीय स्थल मंडल, जो महासागरीय स्थल मंडल है इसका जो विस्तार हुआ करता है क्रस्ट से, जो आपका क्रस्ट वाला भाग है ये बना है आपका महासागरीय क्रस्ट से। महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है आपका महासागरीय, क्या है, महासागरीय क्रस्ट से बना हुआ है। और जो आपका महाद्वीप वाला स्थल मंडल है ये महाद्वीपीय क्रस्ट से बना है। किससे बना है, महाद्वीपीय क्रस्ट से बना है। दरअसल में दोनों अलग अलग डेंसिटी भी रखते हैं, इन दोनों का आपस में जो घनत्व हुआ करता है वो भी अलग होता है। और जो आपका ये वाला है स्थल मंडल वाला, इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व अधिक व मोटाई क्या है, इसका घनत्व व मोटाई दोनों ही इसकी क्या है, अधिक है। किससे, इसकी अपेक्षा, और इसके पास कम है। चाहे इसका घनत्व हो चाहे इसकी मोटाई हो, ये घनत्व और मोटाई इसके पास क्या है, कम है। किसका, महाद्वीपीय स्थल मंडल का जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट जो है आपका, इसका जो घनत्व और इसकी मोटाई है वो कम है, क्योंकि ये जो आपका स्थल मंडल महासागरीय वाला स्थल मंडल है इसका जो घनत्व है, इसकी मोटाई भी, जो इसकी लेयर है वो मोटी लेयर है। और इसकी जो डेंसिटी देखिए, जो सिंपल सी बात है, जो बहुत ज़्यादा मोटी चादर होगी, बहुत ज़्यादा घना होगा तो उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जैसे एक मिट्टी को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप इकट्ठा रखिए और बहुत ज़्यादा दिनों तक उस पर दबाव पड़ेगा, तो जब सबसे निचली वाली जो मिट्टी होगी उस पर डेंसिटी जो घनत्व होगा वो ज़्यादा, उसके कण आपस में मजबूत होंगे और गुथे भी होंगे। तो यही बताया जा रहा है, ये जो लेयर है इसकी, इसका घनत्व भी अधिक है, मोटाई भी अधिक इसलिए है क्योंकि ये परत मोटी है, इसलिए इसका घनत्व भी क्या है, अधिक है, और इसका क्या है, कम है। इसका महाद्वीपीय स्थलमंडल का जो घनत्व है आपका वो कम है, इसलिए क्योंकि इसकी जो परत है वो पतली है। इसका क्या है, घनत्व व मोटाई क्या है दोस्त, कम है।
ठीक, इसको भी आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। अब मैं आपसे बात कर रहा था स्थल मंडल का निर्माण हो गया भूपर्पटी और ऊपरी मंडल को लेकर के। आगे हम चल करके आपको बताएंगे कि स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें, स्थनोस्फेयर क्या है, और इसमें स्थल मंडल में महासागर और महाद्वीप दोनों पाए जाते हैं। ये जो आपकी परत है इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो महासागरीय स्थल मंडल और आपका महाद्वीपीय स्थल मंडल। महासागरीय स्थल मंडल क्या होता है, महासागरीय क्रस्ट से बना हुआ है। इसके घनत्व और मोटाई की जब हम बात करते हैं तो वो अधिक होता है इसकी अपेक्षा, महासागरीय महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा। महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई होती है और उसका जो घनत्व होता है दोनों ही कम होते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि उसकी मोटाई कम होती है इसलिए इसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करते हैं आपका जब स्थल रूपों का निर्माण। स्थल पर पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार आपने देखे होंगे। गंगा का मैदान है, इसको मैदान कहते हैं। उससे पहले आपका क्या है, उससे पहले तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, मतलब अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, पहाड़ी एरिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये अलग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मैदानी क्षेत्र के इलाके अलग, और आपका मध्य प्रदेश में और उसके आसपास महाराष्ट्र के क्षेत्र में पठारी क्षेत्र वो अलग है, विंध्य क्षेत्र अलग है। राजस्थान में मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र कुछ पाया जाता है वो भी अलग है। दक्षिण भारत में मतलब वो पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत वो अलग है। तो यहाँ पर विविधताएं क्यों पाई जा रही हैं, इनका जो स्थलोपों का जो निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा हो रहा है। विभिन्न स्थलोपों का जो निर्माण हो रहा है इन पर हम बात करेंगे। विभिन्न स्थलोपों का निर्माण, स्थल रूपों का निर्माण, मां सही नहीं बन रही भाई। निर्माण जो है किससे हो रहा है, आंतरिक और बाह्य बलों से। कुछ तो आंतरिक बल हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे जैसे कि भूकंप, आंतरिक व बाह्य बल। बाह्य बलों में आप जैसे कि कभी कभी देख पा रहे होंगे जल, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी वायु के द्वारा हवा चलती है तेजी से तो कई सारी आकृतियां बन जाती हैं। बाह्य बलों के द्वारा जो विभिन्न आकृति स्थल रूप होते हैं उनका निर्माण होता है। अब जो हमारा धरातल है इस धरातल पर कितने, 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। क्या, 3 प्रकार के स्थल रूप, जैसे उनमें कौन कौन है। एक तो हो गया आपका पर्वत पाया जाता है, आपने देखा होगा। पठार भी पाया जाता है, आपने देखा होगा। मैदान भी पाया जाता है, आपने देखा होगा। तो क्या है, पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। इन पर्वतों, पठारों, मैदानों का निर्माण जो है आपका वो किससे होता है, आपका धरातल पर आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इन्हीं आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा जो निर्मित मैदान, पठार और पर्वत हैं, सॉरी मैदान और पर्वत और पठार है, इनको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग क्लास देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, दूसरों को बताते रहें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोग क्लास को अच्छे से देखते रहें, नोट्स बनाते चलें। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद।